नमस्कार, सी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रचना श्रीवास्तव और सी टाइम्स के आज इंटरव्यू सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय फौजदार जी से, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, साथ ही स्टेट एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट के इंचार्ज डायरेक्टर भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, मैं आपसे सवाल करूं इसके पहले आप हमें बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। फिजियोथेरेपी का अगर मैं इतिहास की बात करूं तो लगभग ये 50 वर्ष और उससे भी समय से भारत में तो इसका कार्य चल रहा है जी। और भारत के विभिन्न राज्यों में जो पारंगत विशेषज्ञ थे उनकी सेवाएं चिकित्सा क्षेत्र में ली जाती जी। चिकित्सा क्षेत्र में लेने के साथ चिकित्सा क्षेत्र के जो समानांतर पद्धतियां थी, जिसमें विशेष रूप से जिसको आधुनिक पद्धति हम कहते हैं एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जी, उसके पैरेलल में इसके विशेषज्ञ थे उस दौर से जो थे वो जब ये डिप्लोमा की सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, सर्टिफिकेट कोर्सेज हुआ करते थे, डिप्लोमा कोर्सेज हुआ करते थे जी। तो उस समय के पारंगत विशेषज्ञ इस विधा को लेके चल रहे थे। और अब सवाल ये है कि इस विधा से का कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी विधा अपने आप में उपचार, जांच एवं पुनर्वास से जुड़ी हुई व्यवस्था है जी। चिकित्सीय क्षेत्र में आज विभिन्न स्तरों पे कहीं ना कहीं जांच के लिए शरीर की विभिन्न विकृतियों को, शरीर के विभिन्न रोगों को देखने के लिए, समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से फिजियोथेरेपी एक ऐसा विकल्प है जहाँ पे हम उनके नए तकनीकों और आयाम के माध्यम से हम उन रोगों की जांच कर सकते हैं और रोगों का अपना अपना एक विस्तृत स्वरूप है। तो जांच हो गया। दूसरा उपचार में जहाँ तक हम बात करें तो उपचार में आज विभिन्न पद्धतियां भारत में न केवल विश्व में ही व्याप्त है और व्यक्ति और समाज का हर वर्ग चाहता है कि कम से कम दवाओं के सेवन से इन रोगों पर नियंत्रण किया जा सके। तो फिजियोथेरेपी जब आई, इतने वर्ष पुरानी पद्धति और ये जब भारत में इसके सेवाएं ली जा रही थी विशेषज्ञों के माध्यम से जी, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया। आज भले इसका स्वरूप बड़ा हो गया है और इसका विस्तृत स्वरूप हो गया है, पर उस समय से और आज के समय में उस समय इसकी कुछ उपकरणों से व्यायाम के माध्यम से जांच हुआ करती थी और उपचार भी दिया जाता था। जांच और उपचार दोनों ही किया जाता था जी। और शनि 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 अब परिवर्तन होने लगा। तो फिजियोथेरेपी में फिर जांच, बीमारियों को पकड़ना, बीमारियों का उपचार देना, उपचार की विभिन्न उपकरणों का, व्यायाम का धीरे धीरे वैज्ञानिक स्वरूप बदलता गया और उस परिप्रेक्ष्य में अब ये चिकित्सा का एक प्रमुख अंग हो गया। जी। फिर बात आई कि रोग अपना स्वरूप पूर्ण कर चुका है शरीर में, व्यक्ति उस रोग को विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से भी उस पर सफलता नहीं पा रहा, निराकरण पूर्ण नहीं हुआ है, एक स्टेशनरी फेज आ गई है रोग की। तो फिर पुनर्वास आई और पुनर्वास में ये आया कि पुनर्वास में जहाँ पे व्यक्ति रोग को विभिन्न चिकित्साएं खत्म होती जाती हैं या चिकित्साओं को तो रोक दिया गया है जैसे चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा, तो फिजियोथेरेपी के सहयोग से व्यक्ति उस जीवन के उस रोग के साथ जीवन को कैसे जीना है उसमें भी उसका सहारा और लोगों को लाभ मिला। जनमानस ने उसको स्वीकारा, उसके विशेषज्ञों से सलाह ली। आज आप चाहे पोलियो जैसी बीमारी की बात करें, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, कोई फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए और आज भी वो फ्रैक्चर्स के साथ उसकी जॉइंट में, बोन में विभिन्न तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस पे निजात पाने के लिए उन्होंने पुनर्वास के रूप में स्वीकारा। जी। तो ये पुनर्वास का क्षेत्र है, उपचार का क्षेत्र है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मेडिसिन के अलावा फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है किसी भी रोग को ठीक करने में? फिजियोथेरेपी अपने आप में इसका जो पूरे परिप्रेक्ष्य में रोगों का तो एक बड़ा स्वरूप है और पूरे कोरोना के बाद से जनमानस में इस बात को समझ में आ गई कि रोग की कोई सीमा नहीं है। रोग अपने नए स्वरूप के साथ प्रस्तुत हो रहा है मनुष्य के शरीर और वो रोग जिस पर रिसर्च की गई थी पूर्व में, हमेशा रिसर्च तो निरंतर चलती जाती है, पर हमने ये देखा कि फिजियोथेरेपी का जो विज्ञान है, ये विज्ञान अब सभी विधाओं को
छू रहा है, अब छूता नहीं रहा है। बिल्कुल। जहाँ तक हम बात करें तो चाहे वो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हो, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस हो, न्यूरो की कंडीशंस हो, कार्डियक कंडीशंस हो, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, और इसके अलावा हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, पीडियाट्रिक्स की बात करें, जहाँ शिशु बाल्यावस्था में किसी को जन्मजात शिशु को कोई विकृति है या कोई समस्या है, तो ऐसे विभिन्न विकृतियों पे निजात पाने के लिए ये जो फिजियोथेरेपी है इसका अपना स्वरूप। विभिन्न अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा जो आपका प्रश्न था, और यूनानी है, तो इन सब के साथ पैरेलल में इसका उपयोग किया जाता है। यानी पैरेलल चलेंगी, सिर्फ फिजियोथेरेपी से। बिल्कुल, हमारे पास आज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में या अन्य जगहों पे भी जो मेरे साथी सहपाठी कार्य कर रहे हैं, वहाँ लगातार जो रोगी आ रहा है वो रोगी कहीं ना कहीं किसी चिकित्सीय परामर्श के नियंत्रण में भी है, और चिकित्सक महोदय की सलाह से भी फिजियोथेरेपी सेवाएं ले रहा है, जहाँ वो विभिन्न दवाओं का भी उपयोग कर रहा है अपने जीवन में। आज के समाज में जो लोग इतने जागरूक नहीं है फिजियोथेरेपी को लेकर, तो क्या इसकी जागरूकता के लिए क्या किया जाना चाहिए कि लोग जाने, अवेयर हो इस चीज को कि फिजियोथेरेपी से भी चीजें ठीक हो सकती हैं? इसमें एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पिछले कई वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ उसका धन्यवाद भी करता हूँ कि विभिन्न राज्य स्तरीय और केंद्र स्तर के जो भी संस्थान वहाँ पे लगातार फिजियोथेरेपिस्ट की उपलब्धता कराई जा रही है, और उनकी उपलब्धता से जनमानस आज जैसे पैथोलॉजी शब्द को स्वीकार कर रहा है कि मुझे पैथोलॉजिकल जांच करानी है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अब वो फिजियोथेरेपी को भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसकी सीमा अर्बन एरिया तक ही सीमित है। कारण ये है कि शासन की जो योजनाएं होती हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं, फिर हम बात करें एनजीओस की बातें करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वो ग्रेजुअल टच कर पाते हैं, ये आंकड़े तो आते हैं। तो अब जो अछूता हिस्सा है समाज का वो है ग्रामीण परिवेश। तो जो पीएचसी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र है, मुझे ऐसा लगता है कि उन सामुदायिक केंद्रों में रूरल एरिया में कहीं ना कहीं एनजीओस को, समाज सेवी संस्थाओं को, वहाँ पे जो शिशु संबंधी कोई अगर पुनर्वास संबंधी आवश्यकता है या उनकी विकृति को लेके है या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के लोग गाँव में वर्षों से पड़े हुए हैं, जो चल फिर सकते हैं फिजियोथेरेपी की मदद से, जो अपने बच्चे हैं जिनको जन्मजात कोई विकृति है वो भी ठीक हो सकते हैं, तो और माताओं को कोई समस्या है, कोई एस्थमेटिक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये रूरल एरिया में हमारे यहाँ जनमानस में व्याप्त रहती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं रहते अपने सेहत को लेकर। और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे आरएमओ और बाकी स्तर के जो कंसल्टेंट हैं वो क्षेत्रीय दवाओं को उपलब्ध करा के व्यक्ति अपने एक अस्थायी निराकरण पा लेता है, पर रोग कहीं ना कहीं शरीर में रहता है। तो ऐसे स्तर में शासन, सामाजिक संस्थाएं और हमारे जैसे अन्य फिजियोथेरेपिस्टों को भी लगातार अपने शिविर आयोजित करते रहना चाहिए, शासन भी में वहाँ पे उपलब्धता कराए, तो इससे ग्रामीण परिवेश तक बात पहुंचेगी और हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको लाभ मिलेगा। जी, जैसे अभी आपने बोला कि जो बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकती है, तो जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या फिर पोलियो है, तो क्या फिजियोथेरेपी से इसको भी ठीक किया जाए? क्या है कि जितनी भी बर्थ इंजरीज होती हैं या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें सामान्यतः तो कुछ बच्चों को ब्रेन यानी न्यूरो रिलेटेड होती है, कुछ मस्कुलोस्केलेटल होती है और कुछ अन्य चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और इनके चलते बच्चे की अपनी ग्रोथ, उसका जो विकास है वो रुक जाता है। सामान्य बच्चों से वो बच्चा थोड़ा सा अलग, उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं आजकल। इन स्पेशल चाइल्ड को पुनर्वास की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और मैंने तो अपने कार्य जीवन में देखा कि ऐसे बच्चे जो 5 वर्ष 10 वर्ष की आयु तक चल फिर नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे और उठ बैठ नहीं पा रहे थे, विशेषज्ञों की सलाह से, लगातार उपचार से वो आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें रोजगार को अपनाने में परिवार के रोजगार का एक हिस्सा बन गए। तो इसका तो बहुत बड़ा आवश्यकता है। बिल्कुल। ये बताइए सर कि आजकल लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जिम जाना ये सारी चीजें काफी कर रहे हैं, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट से भी उससे रिलेट करता है क्या, या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेनी चाहिए? देखिए क्या है कि मैं तो ये मानता हूँ कि फिजियोथेरेपी
एक क्लिनिकल साइंस है जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसकी साइंटिफिक एविडेंसेस है। और जहाँ तक सवाल है कि व्यक्ति आज अपने जीवन में कोविड और कोविड के पहले भी अपने फिटनेस को लेकर लगातार जागरूक हो रहे हैं, जिम जाते हैं, तो साक्षर और साक्षर व्यक्तियों की सलाह तो हमेशा महत्व रखती है। यदि फिटनेस, व्यायाम और भौतिक चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा, बाह्य चिकित्सा लेकिन कोई विशेषज्ञ उपलब्ध है, तो स्वाभाविक रूप से जिम जाने वालों को ओबेसिटी की कोई जा रहा है, कोई अपने फिटनेस को लेके जा रहा है, कोई अपनी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को लेके जा रहा है व्यक्ति, तो उसको जिम जाने के पहले यदि वो फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों के संपर्क में आता है तो डेफिनेटली वो इन जो अन्य जटिलताएं जो हम आज देखते हैं कि बिना किसी सलाह के लोग जिम जा रहे हैं और जिसमें विभिन्न तरीके के उपकरणों को, मशीनों का उपयोग करते हैं अपने शरीर के ऊपर भी, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, कई बार वहाँ पे कूल टेम्परेचर में भी एक्सरसाइज कराते हैं, वहाँ टेम्परेचर भी कम रहता है, ओपन एनवायरनमेंट कम रहता है, क्लोज पैक में करते हैं, तो इससे जटिलताएं तो आती हैं। आज आपने देखा सेलिब्रिटीज की लगातार डेथ्स हुई है, तमाम चीजें हुई है, इसके कारण क्या थे, इस पर भी विचार करना जरूरी है। और जब हम लोगों को अपने स्तर पे जब हमने विवेचना करी तो हमको समझ में ये भी आया कि शायद एक उम्र के पड़ाव में मांसपेशियां, हृदय और वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम को उसकी सीमित व्यायाम की आवश्यकता है। और जब उसका विशेषज्ञ उसको कोई सलाह देगा, उसको सीमित दायरे में उस व्यायाम को करेगा, तो मेरे को लगता है व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, फायदा तभी मिलेगा जब उसको देखते हुए किया जाए कि हर पर्टिकुलर पर्सन का अलग अपना। हाँ बिल्कुल। सर, जैसे एकेडमिक लेवल पर भी हम देखें तो फिजियोथेरेपी के कितने डिवीजन हैं, कुछ इस बारे में बताइए। हाँ, एकेडमिक में तो पहले ये ग्रेजुएशन चलता था पूर्व में, अभी पिछले हम लोग देख रहे हैं कि 20-25 और उससे ज्यादा 25-30 वर्षों से मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में इसके मास्टर्स की कोर्सेज स्टार्ट हुए। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसको एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसमें जो न्यूरो, ऑर्थो, कार्डियक, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऐसी विभिन्न ब्रांचेस में पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए जहां भौतिक चिकित्सकों की नितांत आवश्यकता पड़ी। और उसको देखते हुए फिर विभिन्न जो विश्वविद्यालय थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, उन विभिन्न राज्यों की यूनिवर्सिटीज ने वो जो डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपी का एक डिवीजन अलग अलग है। जी। जैसे फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में स्टूडेंट्स का क्या रुझान है, मतलब क्या इसे स्टूडेंट्स अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं? हाँ, ये मुझे लगता है कि अभी जो एक बड़ा सीमित दायरा हुआ करता था, एक छात्र या एक बालक या बच्चे प्राय यही अपना स्वप्न देखते थे कि मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है। और डॉक्टरी विधा में भी कुछ विधाएं थी, इसमें एलोपैथी थी, होम्योपैथी थी, आयुर्वेद थी और उसके बाद यूनानी थी। अब लेकिन जब फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा पद्धति को इसी क्षेत्र में इसका समावेश हुआ तो लगातार छात्रों का इसमें रुझान बढ़ता है। और हम इस बात को बड़ी गौरव के साथ आपको बताएंगे कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज का एक अपना एक स्तंभ स्थापित हो गया। हमारे यहाँ लगातार 15, 10, 20, 25, 30 बच्चों की वेटिंग लगी है। छात्रों की जब प्रवेश की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं उसके पूर्व से ही माता पिता बच्चों को, आपको मैं बताऊं, अभी इसी वर्ष हमारे यहाँ 89 हाईएस्ट परसेंटेज 12th की एक कैंडिडेट ने फिजियोथेरेपी में एडमिशन। अब वो 89, 90 को टच करने वाला कैंडिडेट कह रहा है कि नहीं सर, मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना मेरे लिए, तो हम इस बात को मानते हैं कि जनमानस में छात्रों में ये भाव तो आ रहा है कि इस पाठ्यक्रम का कहीं ना कहीं स्थान है। बिल्कुल। सर, आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट या ऐसे ही और भी बीमारियों में अक्सर फिजियोथेरेपी की कितनी कारगर है? ये ज्यादातर केस आजकल देखने में आ रहे हैं। बहुत कारगर है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस गति से रिप्लेसमेंट की कंडीशन आज भारत में बढ़ रही है, अन्य राज्यों में भी बढ़ रही है और न केवल भारत में, विश्व स्तर पे बढ़ रही है, तो उसका जो पुनर्वास है, नी कॉम्प्लिकेशंस जब बढ़ते हैं मनुष्य शरीर में और वो रिप्लेसमेंट की ओर बढ़ता है, तो रिप्लेसमेंट के साथ उसका फिजियोथेरेपी का एक एसोसिएशन हो ही जाता है। और घुटने को चाल लाने के लिए, घुटने में गति लाने के लिए एक नया इम्प्लांट जो डला है उसको सामान्य रूप से बेहतर लाइफ के साथ, एक बेहतर जीवन के साथ चलाने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता, लोग इसका लाभ लेते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और
पुनर्वास का कार्य घुटने बदलने के बाद है, उससे घुटना लगभग वैसा ही चलता है लोगों का जैसा वो है ईश्वर द्वारा। जी सर, स्पोर्ट्स फील्ड में इस फिजियोथेरेपी का एक कैरियर के रूप में हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए। स्पोर्ट्स में भी आज के परिप्रेक्ष्य में जो नेशनल और स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी वहाँ पे लगातार फिजियोथेरेपिस्टों को स्टडी कराई जा रही है। एकेडमिक वहाँ पे भी एक पूरा बैकग्राउंड डेवलप हो गया है और उसकी आवश्यकता इसलिए कि हमारी खिलाड़ी लगातार चोटें लगते रहते हैं। आपने देखा होगा चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल, रैकेट हो, तो एक ग्रुप टीम को भी ट्रेनिंग देने के लिए 10-15 फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे उपलब्धता है और वहीं पे आज एक लोगों में डिमांड बढ़ती जा रही है नेशनल लेवल के प्लेयर्स के लिए कि मेरा पर्सनल फिजियो होना चाहिए और वो पर्सनल फिजियो को वो हाईएस्ट स्केल पे रखते हैं जी जिससे वो उनकी कोशिकाएं, उनकी जॉइंट कहीं ना कहीं वो फिट और समय समय पर उनमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि उनके गेम्स का एक टास्क चेंज होता रहता है और फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पोर्ट्स का फील्ड का रहता है उसको वो टेक्निकली सारी रीजंस पता होता है। सर, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद है या होम्योपैथी है, तो इसके साथ जो फिजियोथेरेपी देना क्या कुछ अलग परिणाम देता है कि जल्दी ठीक होते हो या फिर? देखिए क्या है कि जब हम भौतिक चिकित्सा पद्धति या फिजियोथेरेपी को किसी अन्य पद्धति के समानांतर प्रयोग करते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कहीं ना कहीं 50% अधिक हो जाता है क्योंकि जब कोई भी अन्य पद्धति का विशेषज्ञ चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो और वो जब अपनी दवाओं का प्रयोग करता है उसके साथ फिजियोथेरेपी की जो उपकरण है और उसकी जो व्यायाम है जो जिसके वैज्ञानिक आधार पर हम उनको मरीजों को सलाह देते हैं तो इन दवाओं से और व्यायाम से कहीं ना कहीं पेशेंट को जो बीमारी को 50 दिन लग रहे हैं वो मरीज 20 दिन में ठीक हो रहे हैं जी और ये परिणाम आ रहे हैं। आज के टाइम में उसका शोध पत्र भी जारी हुआ है नेशनल जर्नल्स में बताया है हम लोग रोज रीड करते हैं उपलब्धता है तो उसमें तो परिणाम बहुत सार्थक आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर अजय फौजदार जी जिन्होंने बहुत ही काम की बातें हमें बताई, बहुत सी अच्छी जानकारियां हमें दी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और आप फिजियोथेरेपी को लेकर कोई डर या कोई शंका अपने मन में नहीं रखेंगे। तो इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।